सुबह हो चुकी थी और बाहर आवाजें सुनाई दे रही थीं। फिर किसी ने खैमे का पर्दा उठाकर अंदर झांका। मैं जानबूझकर आंखें बंद करके पड़ा रहा ताकि कुछ देर और सुकून से लेटा रहूं। फिर उस वक्त तकरीबन 8 बजे थे जब मिस्टर हॉगन मेरे खैमे के अंदर दाखिल हो गए। नींद का कुछ गलबा सा हो गया था और मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं कब सो गया। मिस्टर हॉगन ने मुझे झंझोड़ा तो मैंने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। मैंने बिस्तर पर पड़ी तहजीब मैल्कम एक्स को देखा। वो भी शायद गहरी नींद सो रही थी। हॉगन ने कहा, सॉरी डियर, मैं तुम्हें जगाने पर मजबूर था, 8 बज चुके हैं। मैंने कहा, कोई खास बात तो नहीं हुई मिस्टर हॉगन? उसने कहा, नहीं, तुम्हारे नजदीक जो बात खास हो सकती है वो नहीं है। मैंने कहा, शुक्रिया, आपने मुझे जगा दिया। उसने कहा, ये अभी तक होश में नहीं आई? क्या इसकी ये तवील बेहोशी काबिल तशवीश नहीं? मैंने कहा, क्या कहा जा सकता है? मैं काफी देर तक जागता रहा लेकिन इसके जिस्म में जुम्बिश नहीं हुई। वो बोला, 1 मिनट, मैं रीटा को बुलाता हूँ। रीटा वही लड़की थी जो डॉक्टर थी और जिसने रात को तहजीब की देखभाल की थी। रीटा के साथ दूसरे तमाम लोग भी अंदर आ गए थे और उसके बाद रीटा ने तहजीब का जायजा लेना शुरू किया। मुझे अंदाजा नहीं था कि तहजीब उस वक्त सो रही है या सिर्फ अदाकारी कर रही है, लेकिन चंद ही लम्हात के बाद रीटा ने ऐलान किया कि वो बिल्कुल नॉर्मल है और अभी चंद लम्हात के बाद जाग उठेगी। चंद लम्हे बाद तहजीब ने ऐसा ही किया था। उसने आंखें खोल दी। फिर उसे जो कुछ करना चाहिए था उसने वही किया। शदीद हैरानी का मुजाहिरा करने के बाद उसने अपनी मुख्तसर कहानी सुनाई और खौफजदा लहजे में बोली, आप लोगों ने मुझ पर एहसान किया है, एक आखिरी एहसान और कर दें, मुझे काल्मो कैंपो पहुंचा दें प्लीज, मैं फौरन वहां जाना चाहती हूँ। मिस्टर हॉगन ने कहा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। हम लोग इसीलिए तुम्हें यहाँ लाए थे कि होश में आने के बाद तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचा दिया जाए, लेकिन इन लोगों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करना चाहती हो तो हम सब तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। तहजीब ने कहा, आपका बेहद शुक्रिया, लेकिन मेरे लिए सबसे मौजू बात यही है कि आप मुझे फौरन किसी के हमरा काल्मो कैंपो भिजवा दें। मिस्टर हॉगन ने मुझसे पूछा, क्या ख्याल है? मैंने कहा, मैं ये फर्ज अंजाम देने के लिए तैयार हूँ मिस्टर हॉगन, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। हॉगन ने कहा, तो फिर तुम उन घोड़ों में से एक घोड़ा ले जाओ और इसे काल्मो कैंपो पहुंचा दो। अगर चाहो तो मैं भी तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। तहजीब ने जल्दी से कहा, नहीं, ज्यादा भीड़ भाड़ मुनासिब नहीं रहेगी और मैं आपको ज्यादा तकलीफ भी नहीं देना चाहती। हॉगन ने कहा, ठीक है बेबी, हमें बेहद अफसोस है, काश तुम अपने बारे में कुछ बता सकती। तहजीब ने कहा, प्लीज देर न कीजिए, मुझे बहुत जल्द वापस पहुंच जाना चाहिए वरना मेरे लिए खतरात बढ़ सकते हैं। मिस्टर हॉगन ने पेशकश की, कुछ नाश्ता वगैरह तो कर लो। और उसी वक्त हॉगन की एक बेटी हाथ में कॉफी का जग लिए अंदर आ गई। बिलाखिर हम दोनों ने एक एक कप कॉफी पी ली। मिस्टर हॉगन का घोड़ा मैंने शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया था। इस तरह मैं तहजीब मैल्कम एक्स को लेकर वापस चल पड़ा। मैंने राइफल लोड की हुई थी और रास्ते के हर मुमकिन खतरे के लिए तैयार था, लेकिन दिन की रोशनी में शिकारियों की ज्यादा तादाद यहाँ गर्दिश करती हुई नजर आ रही थी और किसी ऐसे हादसे की फिलहाल तवक्को नहीं थी जो हमारे लिए परेशान कुन हो सके। काल्मो कैंपो तक सफर तय कर लिया गया और उसके बाद मैंने घोड़े वगैरह वापस कर दिए। काल्मो कैंपो आने के बाद मैंने बर्क रफ्तारी से होटल का रुख किया और बगैर किसी खास दिक्कत के होटल पहुंच गया। मेरे होटल के कमरे में पहुंचने के बाद तहजीब ने सुकून की गहरी सांस ली और कहने लगी, यकीन करो मैं इस कदर खौफजदा थी कि बयान नहीं कर सकती। अजीब बात है, इससे कबल मैंने अपनी जिंदगी में इतना खौफ कभी महसूस नहीं किया था। मैंने कहा, क्या मतलब? बोली, मतलब ये कि तुमसे बिछड़ने के बाद से मैं मुसलसल खौफजदा रही हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया तहजीब, इसमें भी मेरी ही सताइश का पहलू निकलता है। उसने बेतकल्लुफी से कहा, तो फिर इसमें शुक्रिया की क्या बात है? शुक्रिया कहकर तुम मेरे अल्फाज के तासुर को हल्का कर रहे हो। उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और मैं संभल गया। दरवाजा खोला तो मिस्टर ढोक खड़े हुए थे। मैंने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर उसे अंदर आने की इजाजत दी थी। तहजीब को मुख्तसरन ढोक के बारे में बता चुका था, लेकिन उस वक्त वो ये नहीं समझी कि ये कौन है। ढोक अंदर दाखिल हुआ, एक लम्हे के लिए ठिठका और दफतन उसके हलक से कहा आजाद हो गया। बोला, मैं जानता हूँ कि इंसान की फितरी जबिल्लत। मैंने उसकी बात दरमियान में काट दी। इससे आगे एक लफ्ज भी न कहना मिस्टर ढोक। सूरत हाल का सही तौर पर तज्जिया करने से पहले फजूल बकवास से गुरेज करना चाहिए। फिर मैंने तहजीब की तरफ रुख करके कहा, ये मिस्टर ढोक हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ। प्रोफेसर बोला, ओ सॉरी मैडम, अगर मेरे दोस्त एली से तुम्हारा कोई रिश्ता है तो वाकई मैंने अपने तबसरे में जल्दबाजी की। तहजीब प्रोफेसर को सर से पांव तक देखकर मेरी तरफ रुख करके मुस्कुराने लगी। बोली, तो ये हैं मिस्टर प्रोफेसर ढोक? मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ तहजीब, मैं तुम्हें इनके बारे में बता चुका हूँ। प्रोफेसर बोला, तहजीब, अपनी खोपड़ी में इसका मतलब नहीं आया। क्यों मिस तहजीब, आप खुद ही बता सकती हैं। तहजीब ने कहा, नहीं मिस्टर ढोक, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, माजरत खा हूँ।
میں نے کہا اور میں بھی تم سے معذرت خواہ ہوں پروفیسر کہ اب اس کمرے میں تمہارا گزارا نہیں ہوگا۔ پروفیسر بولا دیکھو میں پھر کوئی ایسی بات کہہ دوں گا جس پر تم مجھے ٹوکنے لگو گے۔ اب دیکھیے نا آپ ہی میڈم، اس سے پہلے یہ صرف میرا دوست تھا اور اب تہذیب نے کہا نہیں مسٹر ڈھوک پلیز آپ محسوس نہ کریں، تشریف رکھیے۔ وہ بولا شکریہ، کسی خوبصورت لڑکی کی پیشکش میں کبھی نہیں ٹھکرا سکتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے صرف احترام ہو۔ چنانچہ مس تہذیب آپ کا تعارف مجھ سے مکمل ہو یا نہ ہو، میں آپ کو ناشتے کی پیشکش ضرور کر سکتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا ہوگا۔ تہذیب نے کہا کیوں، یہ ناشتے کا وقت ہے کیا؟ پروفیسر نے کہا ہے تو نہیں، لیکن بس نہ جانے کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ ناشتہ کیا جائے۔ تہذیب نے کہا اچھا آپ کا دل ہے تو منگوا لیجئے ناشتہ۔ پروفیسر نے کہا کمال کی بات ہے، اتنی خوش اخلاق اور شگفتہ مزاج خاتون میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، ابھی ناشتہ منگواتا ہوں۔ اس نے اٹھ کر روم سروس کی بیل بجا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتے کے دوران ڈھوک نے پوچھا بلا شبہ احترام کے بے شمار رشتے ہوتے ہیں، انہیں کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے قبل ضروری ہے کہ دوستوں کے درمیان تعارف ہو جائے۔ میں نے کہا تہذیب میری بہت ہی قریبی عزیز ہے، میرے لیے قابل احترام، بس اتنا ہی کافی ہے پروفیسر۔ پروفیسر نے مہذبانہ انداز میں سوال کیا۔ بولا ہاں میرا خیال ہے اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن جی اچانک آپ کو کہاں سے مل گئی مسٹر ایلی؟ میں نے کہا بس یوں ہی سر راہ ہماری ملاقات ہو گئی۔ وہ بولا اور آپ انہیں اپنے ساتھ لے آئے؟ میں نے کہا ظاہر ہے۔ اس نے پوچھا مگر کیا یہ تنہا تھی؟ میں نے کہا ہاں، اور اب میرے ساتھ رہیں گی، تمہیں کچھ پریشانی اٹھانا پڑے گی پروفیسر۔ وہ بولا او نہیں فرینڈز، میری فکر نہ کریں، اگر ہم یہیں قیام کرنے کے موڈ میں ہوئے تو اس ہوٹل میں برابر والا کمرہ خالی ہے، میں دیکھ چکا ہوں، میں فوراً ہی اسے اپنے لیے حاصل کیے لیتا ہوں۔ میں نے کہا ناشتے کے بعد آپ کو یہ کام ضرور کرنا ہے مسٹر ڈھوک، اس کے بعد میں آپ کو کچھ تفصیلات بتاؤں گا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد ڈھوک باہر نکل گیا۔ تہذیب مسکراتے ہوئے بولی اس آدمی کے بارے میں تم نے جو کچھ بتایا ہے علی، وہ بہت دلچسپ ہے۔ تم نے کہا ہے کہ یہ ذہن کی گہرائیوں میں جھانک لیتا ہے، کچھ پراسرار قوتوں کا مالک ہے؟ میں نے کہا ہاں تہذیب، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بولی فطرتاً کیسا ہے؟ میں نے کہا اپنی عمر کو بھول کر بہت پیچھے چلا گیا ہے اور وہاں سے آگے بڑھنا نہیں چاہتا۔ وہ بولی میں سمجھی نہیں۔ میں نے کہا یوں سمجھ لو کہ اس کی حرکتیں ناپسندیدہ ہیں، کم از کم خواتین کی حد تک۔ بولی اوہ تعجب کی بات ہے۔ میں نے کہا ہاں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فطرتاً برا ہے۔ تہذیب نے کہا ٹھیک ہے، اب پروگرام کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ میں نے کہا ہم اس دوران کسی نہ کسی فیصلے پر پہنچ جائیں گے تہذیب، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈھوک تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور اپنا سامان اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گیا۔ مختصر سا سامان تھا، میں اور تہذیب اسے اس کے کمرے تک پہنچانے گئے تھے۔ ڈھوک نے برا سا منہ بنا کر کہا تھا ٹھیک ہے، کل میں بھی اپنے لیے کسی ساتھی کا انتخاب کر لوں گا، تم لوگ مجھے کیا سمجھتے ہو؟ نکال دیا اپنے کمرے سے۔ ہم لوگ مسکراتے ہوئے باہر نکل آئے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر ہم آرام کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تہذیب میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی یقین نہیں آتا علی، تمہیں اپنے ساتھ دوبارہ دیکھ کر یقین نہیں آتا، ویسے تمہیں کھو کر مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے میں نے اپنی زندگی کی کوئی بہت ہی قیمتی شے کھو دی ہو۔ علی کیا دو اجنبی اس طرح بھی ایک دوسرے کے لیے تڑپ سکتے ہیں؟ میں نے کہا ان باتوں کو بھول جاؤ تہذیب، فی الحال ہمیں صرف اپنے مستقبل کے لیے پروگرام ترتیب دینا ہے۔ وہ بولی تو میں اس پروگرام سے الگ کب ہوں؟ یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں علی کہ تم یہودیوں کے خلاف سرگرم عمل رہنے کا عہد کر چکے ہو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم نے ان لوگوں کے ساتھ جانا کیوں نہ پسند کیا جو تمہیں لے جانا چاہتے تھے۔ میں نے کہا بہت سی باتیں ایسی ہیں تہذیب جو میں تم سے چھپانا نہیں چاہتا، تقریباً سب کچھ ہی جانتی ہو تم میرے بارے میں۔ ایک مسئلے میں کچھ لوگوں سے میرا اختلاف ہو گیا تھا، میرے کردار پر شبہ کیا گیا تھا، میں اس سلسلے کی تفصیل کسی مناسب وقت پر تمہیں بتا دوں گا۔ مختصر یہ سمجھ لو کہ میرے دشمنوں نے میرے خلاف ایک سازش کی تھی کہ مجھے تنظیم کے ارکان سے برگشتہ کر دیا جائے اور تنظیم کو میرے خلاف بھڑکا دیا جائے، اور وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے تنظیم چھوڑ دی اور وہاں سے نکل آیا، یہ سوچ کر کہ میں تو صرف اپنے جذبوں کی تسکین کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، مجھے تنظیم میں شامل رہنے کی ضرورت بھی کیا ہے۔ امریکی CIA کا ایک خطرناک آدمی جس کا نام اولیو ہارورڈ ہے، اس وقت سے میرے پیچھے لگا ہوا ہے جب میں نے سان فرانسسکو میں یہودیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا، اور صرف ایک جذباتی لمحے نے مجھے ایک نئی راہ کی جانب گامزن کر دیا تھا۔ اولیو ہارورڈ نسلاً یہودی ہے اور یہ کام وہ صرف امریکی مفادات کے لیے نہیں، اسرائیلی مفادات کے لیے کر رہا ہے۔ میرے اور اس کے درمیان ایسے خوفناک مارکے ہو چکے ہیں جن کی تفصیل میں تمہیں سناؤں تو تم دنگ رہ جاؤ۔ میں نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ اسپین کے ان قید خانوں میں گزارا ہے جہاں کا تصور کر کے ہی لوگوں کے دل دھڑکنا بھول جاتے ہیں۔
मैंने ऑलिव हार्वर्ड को ऐसी ऐसी शिकस्तें दी हैं कि वो आज तक अपने जख्म चाट रहा है, लेकिन मेरे और उसके दरमियान ये खौफनाक चपकलिश अभी तक जारी है। बैरूत से निकलने के बाद मैंने अपने आइंदा के रास्तों का कोई तयन नहीं किया था और बस यूं समझ लो कि ऑलिव हार्वर्ड के जाल में फंसकर फ्रांस पहुंचा था, जहां तुमसे मुलाकात हो गई। ऑलिव हार्वर्ड ने एक मंसूबे के तहत ही मुझे फ्रांस पहुंचने पर मजबूर किया था, लेकिन तुम्हारे साथ शामिल होकर मैं उसे धोखा देने में कामयाब हो गया और फिर हम गोइटे हिल पहुंच गए। लेकिन यहाँ इसराइली मफादात पर भरपूर जरब लगाने के लिए मुझे एक मौका मिला और मैंने उस मौके को हाथ से जाने न दिया। जाहिर है मुझे तो सिर्फ उस अजीम मकसद से दिलचस्पी है, किसी की जात या कोई इदारा मेरे लिए बाइस दिलचस्पी नहीं, और मैं अब भी यही करना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है तहजीब के ऑलिव हार्वर्ड से मेरे कुछ और मार्के हों। मेरी ये भी ख्वाहिश है कि मैं यहूदियों के खिलाफ दुनिया के हर हिस्से में कारनामे अंजाम देता रहूं। मुझे इसके सिले की जरूरत नहीं है। ऑलिव हार्वर्ड अमरीकी यहूदी है। मेरे दिल में कुछ अरसा कबल ये ख्याल था कि वापस अमरीका पहुंच जाऊं और ऑलिव हार्वर्ड को चैलेंज करूं, उसे कहूं कि वो मेरे मुकाबले पर आए। बाद में मैंने अपने प्रोग्राम में कुछ तब्दीलियां की। मैंने ये सोचा कि मुझे सिर्फ अपनी बरतरी साबित करने के लिए काम नहीं करना चाहिए। उसके बरक्स अगर मैं अमरीका पहुंच भी जाऊं तो यही कोशिश करूं कि वहां मौजूद दौलतमंद यहूदियों के घिनौने मकासद को नाकाम बनाता रहूं। यह भी मेरे ही मिशन का एक हिस्सा था, लेकिन अब जो कुछ होगा तुम्हारे साथ मिलकर ही तय होगा। मेरा एक वतन है तहजीब, जिसके बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ। बहुत दिल चाहता है कि वहां जाऊं और उन लोगों को देखूं जिनका ताल्लुक मेरी जिंदगी से है, लेकिन अब तो मैं बहुत दूर निकल चुका हूँ। वहां जाकर क्या करूंगा? हाँ तहजीब, मैं जहनी तौर पर भटका हुआ इंसान हूँ। मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल है कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश अब क्या है। मैं तुम्हारे सामने एतराफ कर चुका हूँ कि तुम्हारी जात मेरे लिए बहुत अहम हो गई है, और जब ये एतराफ कर लिया तो अपने आप को शिकस्त खुर्दा तस्लीम करता हूँ। तहजीब की आंखों में अजीब से तासुरात फैल गए थे। उसने आहिस्ता से कहा, तुम क्या समझते हो अली? क्या मैं तुमसे कम चाहती हूँ तुम्हें? मैं रट्टी रटाई रूमानी बातों को दोहराकर अपनी और तुम्हारी शख्सियतों को हल्का नहीं करूंगी। सिर्फ इतना कहूंगी कि अब तहजीब और अली यार खान एक ही वजूद के दो नाम हैं। दोनों की जिंदगी का मकसद भी एक ही है, और वो है इसराइली मफादात पर शदीद ज़रबे लगाना। इस सफर में मैं तुम्हारे हमरिकाब रहूंगी। अब तुम तन्हा नहीं हो, और ये बात भी तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कोई घरेलू और रूमान पसंद लड़की नहीं हूँ। मैंने अपनी जिंदगी का एक तवील तरीन हिस्सा खतरनाक लोगों के दरमियान गुजारा है, और उनमें भी मेरी एक अपनी शनाख्त रही है जो मामूली दर्जे के लोगों की नहीं होती, और ये हैसियत मुझे तोहफतन नहीं पेश की गई थी, बल्कि मैंने उसके लिए अपने आप को मनवाया था। अली, तुम इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारी बेहतरीन दस्ते रास्त साबित होंगी। तहजीब मैल्कम एक्स का लहजा इतना मुस्तहकम था कि मैं उससे मुतासिर हुए बगैर न रह सका। मेरे होंठों पर एक मोहब्बत भरी मुस्कुराहट फैल गई। मैं तहजीब को देखता रहा। दर हकीकत गुजरने वाला हर लम्हा मुझे ज़हनी तौर पर उससे करीब करता जा रहा था। थोड़ी देर तक खामोश रहने के बाद मैंने कहा, तहजीब, प्रोफेसर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, यह शख्स कुछ खूबियों का हामिल है, लेकिन उसके अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है जो उमूमन नुमाया रहता है। उस बच्चे के दिल में लातादाद ख्वाहिशात हैं। पता नहीं उसकी जिंदगी क्यों ना आसूदा रह गई, लेकिन उसकी पुरस्कार कुव्वतें काबिल रश्क हैं। मैंने यही सोचा था तहजीब के उसे अपने साथ रखूंगा ताकि तन्हाई का एहसास ना हो, और फिर कारामद आदमी भी है। जहां तक उसकी फितरत का तज्जिया कर सका हूं, मुझे यही अंदाजा होता है कि ये भी एक तन्हा इंसान है और अपनी तमाम तरखूबियों के साथ किसी ऐसे साथी की तलाश का ख्वाहा है जो उस पर मुकम्मल भरोसा करे। मगर कभी कभी ये शख्स इंतहाई घटिया भी हो जाता है, खासतौर से खूबसूरत लड़कियों के दरमियान पहुंचकर। फैसला कर लो कि उसे अपने दरमियान जगह देनी है या हम उससे माजरत कर लें। तहजीब ने कहा, अली, अगर जिंदगी में चंद काबिल एतमाद लोग मिल जाएं तो उनकी इतनी कदर करो कि ये लफ्ज बेहकीकत हो जाएं। ये दौर इतना नाजुक है कि हम अपने साए पर भी भरोसा नहीं कर सकते। अगर कोई काबिल भरोसा शख्स जिंदगी में आ जाए तो उसे ठुकराना कुफराने नेमत है। उस वक्त तक उस शख्स को अपने साथ रखो जब तक ये साबित ना हो जाए कि ये किसी तौर हमारे लिए तकलीफ दे है। छोटी मोटी खराबियां दूर भी की जा सकती हैं और बर्दाश्त भी, बशर्ते के सामने वाला मुखलिस हो। मैंने कहा, तो गोया तुम्हारे ख्याल में हम प्रोफेसर को अपने साथ रख सकते हैं? वो बोली, हाँ, जब तुमने एक फैसला कर लिया था तो मेरी शमूलियत से उसमें कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि उस शख्स को भी एतराज ना हो। मैंने सवाल किया, ओके, अच्छा, इसके बाद क्या करना है? बोली, यहां से निकलेंगे। सबसे पहले हम ये इलाका छोड़ देंगे, लेकिन एक बात को जहन में रखना, ग्रीन पोल के लोग आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमें उनसे बचने के लिए कोई ठोस इक़दाम करना होगा, वरना हमारा यहाँ से निकलना आसान काम नहीं होगा। मैंने कहा, मुझे अंदाजा है, हालांकि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से दारुल हुकूमत वापस जाने की कोशिश कर सकता हूँ।
जनरल टेरिस और कैथी ब्राउन मेरे ऐसे दोस्त हैं कि वो तमाम तर कुव्वतों के साथ मुझे यहाँ से निकाल देंगे और हमारा बाल बीका नहीं होगा। लेकिन उसके साथ ही कुछ कबाहतें भी हैं। उन लोगों की मोहब्बत देखकर मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो आसानी से मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे और कम से कम ये कोशिश जरूर करेंगे कि मैं कुछ अरसा उनके साथ गुजारूं, और ये मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर कुछ मुनासिब बात नहीं। उसने कहा, और अब मैं भी जनरल टेरिस के सामने नहीं जाना चाहती, क्योंकि ये बात उसके इल्म में आ चुकी है कि मेरा ताल्लुक ग्रीन पोल से है और मैंने उसके मफादात के खिलाफ काम किया था। नहीं, ये किसी तौर मुनासिब नहीं रहेगा अली। मैंने कहा कि मैं खुद भी इसके हक में नहीं हूँ, मगर हमें परेशान नहीं होना चाहिए। यहाँ रहकर मैं तुम्हारी हिफाजत की इंतहाई कोशिश करूंगा और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि अब ग्रीन पोल के नुमाइंदे मेरी लाश पर से गुजर कर ही तुम तक पहुंच सकते हैं। अलबत्ता एक बात मैं जरूर सोच रहा हूँ। उसने कहा, वो क्या? मैंने कहा, प्रोफेसर की शमूलियत के साथ साथ उसे तुम्हारी हैसियत से भी आगाह कर दिया जाए। तहजीब ने कहा, अगर तुम इस बात को गैर मुनासिब नहीं समझते तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। और उसके बाद हमने फैसला कर लिया कि प्रोफेसर को अपना राजदार बना लेना मुनासिब है। हालांकि वो बाज मामलात में एक इंतहाई गैर संजीदा आदमी साबित हुआ था, लेकिन इस बात के भी इम्कानात थे कि अगर इस सिलसिले में वो संजीदा हो गया तो कोई कारआमद मशवरा दे सकता है। उसी रात हमने अपने कमरे में उसे डिनर पर मदऊ कर लिया। प्रोफेसर इत्तेफाकिया तौर पर मौजूद था और उस रात उसका कोई प्रोग्राम नहीं था। हमारे कमरे में पहुंचा तो किसी कदर नाखुशगवार लहजे में बोला, देखो मेरी जबान बंद कर दी गई है, ये कहकर के तुम्हारे दरमियान एहतराम के रिश्ते हैं और मुझे भी उसका एहतराम करना है, लेकिन मैं ये बात कहने पर मजबूर हूँ कि मुझे नजरअंदाज कर दिया गया है। मैंने कहा, सॉरी मिस्टर प्रोफेसर, दरअसल तुम सूरत हाल से वाकिफ नहीं हो। हमने इस वक्त यही फैसला किया है कि तुम्हें सूरत हाल से आगाह कर दिया जाए। प्रोफेसर बोला, ना करो ना करो, मुझे इसकी क्या परवाह हो सकती है। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैं इस दौरान इस बारे में सोचता नहीं रहा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सोचते रहे हो? वो बोला, यही कि किसी साथी लड़की के मिल जाने के बाद तुमने बिल्कुल मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका है। मैंने कहा, खैर मक्खी इतनी बड़ी नहीं होती प्रोफेसर, इसलिए ये तशबीह बेकार है। इसके अलावा ये शिकायत तो मैं भी आपसे कर सकता हूँ। पिछली रात आप कहाँ गए थे? मुझे साथ लिया था आपने? प्रोफेसर बोला, मैं क्या करूं, तुम उस दुनिया के आदमी ही नहीं हो जिसमें रंग बिखरते हैं। अब तुम खुद सोचो, मौत किस वक्त और किस जगह आ जाए, आदमी उसके बारे में क्या जानता है। दुनिया में जो कुछ पैदा किया गया है इंसान के लिए ही है ना। तुम्हारा मजहब भी यही कहता है और मेरा मजहब भी, फिर इंसान इन तफरीहात से इतना दूर क्यों रहे। मैंने कहा, ठीक है भाई, तुम्हारी मंतिक, तुम्हारा साथ, असल मामला कुछ और है। प्रोफेसर बोला, और वही मैं जानना चाहता हूं कि वो क्या है और वो कौन सी खास बात है जिसकी वजह से एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे साथी को नजरअंदाज किया जा रहा है। देखिए मैडम, मैं आपसे ये शिकायत किए बगैर नहीं रहूंगा कि आपने मुझसे मेरे दोस्त को छीन लिया। तहजीब ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मिस्टर ढोक, आपका दोस्त सही सालिम आपके पास मौजूद है, आप उसे हासिल कर लीजिए, मैं तारुज नहीं करूंगी। प्रोफेसर बोला, अच्छी लड़की हो, अच्छी बात कही, चलो ठीक है, मगर कम से कम यूं तो करो कि मुझे भी अपना गहरा दोस्त बना लो। तुम क्या समझती हो, बल्कि तुम दोनों क्या समझते हो मुझे? क्या मैं इतना ही गया गुजरा आदमी हूँ कि हर जगह मुर्ख की एक ही टांग हाथ में पकड़े फिरूंगा? मोहतरम और मोहतरमा, मुझसा मुखलिस साथी मिलना मुश्किल है आप लोगों को इस दौर में। जिंदगी में चंद ही लोगों के साथ मुखलिस हुआ हूँ और उनमें अब सिर्फ तुम ही तन्हा आदमी हो। समझे मिस्टर एली, तुम तन्हा आदमी हो। अगर मेरे साथ बेअतनाई का यही रवैया इख्तियार किए रहे तो बिलाखिर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा और उसके बाद यूं समझ लो दुनिया में किसी को अपना दोस्त नहीं बनाऊंगा। मैंने हंसते हुए कहा, अरे नहीं मिस्टर ढोक, चलिए खाना आ गया है, पहले हम आपका गुस्सा नफीस खानों से ठंडा करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आपको असल बात बता दी जाएगी। प्रोफेसर खामोशी से खाने में मसरूफ रहा था। इस दौरान उसने एक बार भी निगाह उठाकर मेरी या तहजीब की तरफ नहीं देखा था। खाने से फारिग होकर हमने कॉफी पी और फिर मैं ढोक की तरफ मुतवज्जे हो गया। डियर मिस्टर ढोक, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मोहतरमा यूं समझ लो मेरी जिंदगी में एक गहरे घाव की हैसियत रखती है। प्रोफेसर ने कहा, रखती होगी, मुझे क्या? मैंने कहा, अरे भाई तुम अभी तक बिगड़े हुए हो। अगर मैं ये कहूं कि इनकी जिंदगी शदीद खतरे में है तो क्या तुम फिर भी बेपरवाह रहोगे? वो बोला, क्या खतरा है? खतरे की नौयत तो बताओ। मैंने कहा, कुछ बेइंतहा खतरनाक लोग इनकी ताक में हैं, वो इन्हें हलाक करना चाहते हैं। प्रोफेसर ने पूरी तवज्जो हमारी तरफ मबजूल कर दी। बोला, वजह? मैंने कहा, उनसे दुश्मनी। यूं समझो मैडम तहजीब एक गिरोह से मुंसलिक थी, मेरी वजह से उन्होंने उस गिरोह से अलहदगी इख्तियार कर ली और उसके बाद गिरोह उनके पीछे पड़ गया। इत्तेफाक था कि मैंने बर वक्त मौके पर पहुंचकर उनकी जिंदगी बचा ली, वरना शायद वो कम वक्त उन्हें हलाक करने में कामयाब हो गए होते। प्रोफेसर बोला, ओहो, इसका मतलब है कि अब मुझे पूरी तवज्जो देनी पड़ेगी। सॉरी मैडम,
और सॉरी मिस्टर अली, तुम लोगों की गोशा नशीनी की वजह अब मेरी समझ में आई है। मैंने कहा बात मजाक उड़ाने वाली नहीं है प्रोफेसर, हम लोगों को किसी न किसी तरह उनके घेरे से निकल जाना चाहिए। वो बोला क्या उन्हें इस बात का इल्म है कि तुम इस होटल में मुकीम हो? मैंने कहा कतई नहीं। वो बोला इसका मतलब है कि फौरन उनके यहाँ पहुंचने का कोई इम्कान नहीं। मैंने कहा हाँ, इसका इम्कान तो नहीं है, लेकिन जाहिर है कि ऐसी छोटी सी जगह में किसी को तलाश करना हो तो होटलों में ही तलाश किया जा सकता है, और यकीनन वो अपने इस फर्ज से गाफिल नहीं होंगे। प्रोफेसर बोला बात वजनदार है, तो फिर अब क्या ख्याल है, इस तशवीशनाक सूरत हाल से किस तरह निपटोगे? मैंने कहा इस सिलसिले में आपसे मशवरा किया जा रहा है प्रोफेसर। वो बोला सूरत हाल ये है कि अगर हम कालमो कैंपों से निकलकर किसी और जगह जाने की कोशिश करें तो रास्ते में दुश्वारियां पेश आ सकती हैं। मैंने कहा हम गोइटे हिल से निकलना चाहते हैं प्रोफेसर। उसने पूछा कहाँ जाओगे? मैंने कहा अतराफ की किसी भी ऐसी रियासत में जहां से हम किसी लंबे सफर का आगाज कर सकें। प्रोफेसर ने कहा और फिर ढोक का क्या होगा? मैंने कहा ढोक हमारे साथ रहेगा। बोला रास्ते में छोड़कर भाग तो नहीं जाओगे? मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, अब तो ढोक भी जिंदगी का एक हिस्सा ही है। प्रोफेसर के होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। बोला यारो मैं एक तन्हा आदमी हूँ जिंदगी की तफरीहात में, इसीलिए खुद को बहुत ज्यादा मसरूफ कर लिया है कि तन्हाई का एहसास न होने पाए। हम जैसे लोग किसी के लिए नुकसानदेह नहीं हो सकते। हाँ, ये दूसरी बात है कि कोई खुद ही हमें जरर पहुंचाने की कोशिश करे। अगर तुम लोग वाकई ढोक को अपने साथ रखने पर आमादा हो तो इस बात पर यकीन कर लो कि ढोक तुम्हारे लिए जिंदगी की बाजी लगा देगा। मैंने कहा इसीलिए तुमसे ये गुफ्तगू की जा रही है मिस्टर प्रोफेसर। जहां तक साथ रहने का मामला है तो ये बात हमारे दरमियान तय है कि जब तक भी मुमकिन हो सका साथ रहेंगे, यानी उस वक्त तक जब तक तुम खुद ही हमसे जुदा होने की कोशिश न करो। प्रोफेसर बोला अच्छा छोड़ो ये बातें, मसला ये है कि हमें यहाँ से निकलना है। उसने एक और सिगरेट सुलगाई और उसके गहरे गहरे कश लेने लगा। फिर आहिस्ते से बोला एक तरकीब और है। मैंने कहा कहो। बोला किसी मनशियात के स्मगलर से राब्ता कायम किया जाए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।